जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम अली बिन सईद है और आज हम क्रिसेंट पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए बुक कवर कर रहे हैं वो है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सेवन हैबिट्स एक हाईली रिकमेंडेड बुक है और इस बुक की खास बात ये है कि आप इसको बीच में से नहीं पढ़ सकते। मतलब आपको सारी हैबिट्स को इसको आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक की खूबसूरती ये बहुत कम बुक्स ये काम कर पाती हैं कि इसने कनेक्ट किए हुए डॉट्स ना। मतलब आप इसे बीच में से आपको लेट्स अज्यूम मैं छठी हैबिट से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी हैबिट्स मेरा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो इसकी बुक की खूबसूरती है इसने हर हैबिट्स को पिछली हैबिट से लिंक किया है और एंड में जाके पूरी बुक एक सेंस बनाती है, पूरा पजल एक सॉल्व हो जाता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक है और इनफैक्ट मेरे ख्याल से दुनिया की मोस्ट सोल्ड सेल्फ हेल्प बुक्स में इसके 15 मिलियन अभी तक, 15 मिलियन, इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा बुक्स। मतलब आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स राइट नाउ, या फिर जो कि हिस्टोरिकल सेल हो चुकी है इस बुक की। सेवन हैबिट्स हाईली रिकमेंडेड है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और एक एक हर हैबिट पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ताकि अगर किसी ने बुक पढ़ी नहीं है उसको एक जनरल आइडिया हो जाए इस बुक के बारे में क्या है। तो हैबिट नंबर 1 है इसका बी प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव से पहले मैं बताता हूँ, फिर काजिम बताएगा अपना पर्सपेक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब इसका ये होता है कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव होते हैं और एक दो दूसरे टाइप के होते हैं रिएक्टिव। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो कि उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिस पे उनका कोई इख्तियार है, जिस पे वो कोई कंट्रोल रखते हैं। लेट्स अज्यूम आप बाहर जाते हो और मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है या फिर हवा चल रही है और मौसम आपको कहते हैं ना पार करके किसी गली दूसरी गली में जाना है, तो आपके पास दो चॉइस है। आप या तो मौसम को बुरा भरा बोलते हुए बोलो कि भाई यार आज मौसम इतना ख़राब क्यों है, आज इतनी हवा क्यों चल रही है, आज इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो ये रिएक्टिव टाइप के लोग हैं। प्रोएक्टिव टाइप के लोग वो होते हैं जो कि ये देखते हैं यार चलो इस पे तो मेरा इख्तियार नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। वो रेन कोट पहन लेंगे, वो अम्ब्रेला ले लेंगे, या फिर वो काम करेंगे जो कि उनके इख्तियार में है, जिसपे मतलब कहते हैं ना वो जिस चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं, जिस चीज़ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पर उनका फोकस उन पर वो होता है। तो कासिम प्रोएक्टिव से आपको क्या समझ आता है? हाँ यार, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब के ऊपर बात करने के लिए। मुझे जो है ना वो स्टोरी एक याद आ रही है कि ना ये स्टीवन कवे जो है वो एक बार सबवे में जा रहे थे। तो सबवे में बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे जो है वो कोई तीन बच्चे जो है वो एक बाप तीन बच्चों को लेके सबवे स्टेशन में यानी कि मेट्रो में आ गया। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे और लोगों को तंग भी कर रहे थे, यानी शरारत कर रहे थे, अपनी शरारत कर रहे थे जैसे बच्चे करते हैं और उनका हक भी है, उनको करना भी चाहिए। बच्चे शरारत नहीं करेंगे कि आप करोगे मैं करूँगा, मैं भी करता हूँ कभी कभार ना, करना चाहिए, इंसान जवान रहता है। तो वो शरारत कर रहे थे। तो स्टीवन कवी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो उसके बाप के पास जाता है और ये कहता है कि यार आप अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं है, वो हर किसी को तंग कर रहे हैं, हर किसी के साथ जो है वो शरारत शरारत कर रहे हैं। तो उसका बाप जो कहता है, यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग अभी ना हॉस्पिटल से आ रहे हैं और जो है वो इसकी जो माँ है ना उसका इंतकाल हो गया है। तो वो जो स्टीवन कवे कहते हैं कि वो जो मेरे दो वो जो मैं गुस्से वाला जो पैराडाइम में था ना, वहाँ से निकल के अब मेरे अंदर हमदर्दी आ गई। ये तब्दीली जो आई ना, ये इसको कहते हैं प्रोएक्टिव, ये प्रोएक्टिवनेस है। अरे प्रोएक्टिवनेस क्या होती है? इसके अंदर जो है वो एक चीज़ होती है कि हमने पैराडाइम पैराडाइम क्या होता है कि बजाय तौर पे अगर मैंने काला चश्मा पहना हुआ है ना, तो मुझे सब लोग काले नजर आएंगे। अगर मैंने ग्रीन चश्मा पहना हुआ है तो हर बंदा जो है वो ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। पर्सपेक्टिव बेसिकली। पर्सपेक्टिव, तो ये पर्सपेक्टिव बजाय तौर पे उसने कहा कि मैं ये तो चेंज नहीं कर सकता, बट पर्सपेक्टिव से चेंज कर सकता हूँ। इस किताब के अंदर एक और मिसाल है विक्टोरी फ्रैंकलिन की। विक्टोरी फ्रैंकलिन जो है वो यहूदी थे, नाजियों ने उनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया। उनके पास चला के उनकी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, बहन भाई सब के सब मर गए। तो विक्टोरी फ्रैंकलिन ने कहा किया कि मैं नाजियों के जुल्म तो रोक नहीं सकता, लेकिन अपना नज़रिया तो तब्दील कर सकता हूँ। अपना इस ये जो स्टिमुलस है, जो क्या हो रहा है कि जिससे नाजी मुझे मार रहे हैं, इसकी वजह से मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो मैं अपना रेस्पॉन्स तो चेंज कर सकता हूँ। बजाय तौर पर कहते हैं कि वो रेस्पॉन्स नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेस्पॉन्स एबिलिटी है, यानी कि रेस्पॉन्स को किस तरीके से आपने देना है, उसकी जो एबिलिटी वो आपके पास है। उन्होंने कहा कि ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, अपने यहाँ पर जुल्म सितम तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपना नज़रिया, अपना दिमाग, अपनी सोच को तब्दील कर सकता हूँ। वो क्या करते थे, वो ये अपने आप को ख्याल करते थे कि ये तो मुझे मारे, मुझे मारते ही रहेंगे, मुझे जुल्म मेरे पर जुल्म करे, मुझ पर करते ही रहेंगे। लेकिन वो सोचते थे मैं जेल से बाहर निकल गया हूँ, अब मैं जो हूँ अपनी किताब लिख रहा हूँ, लोग मुझसे अपनी किताब की सिग्नेचर करा रहे हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार दे रहा हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं एक लेक्चरर बन चुका हूँ, मैं एक टीचर बन चुका हूँ, मैं एक वर्ल्ड का बेस्ट सेलर ऑथर बन चुका हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। तो अपने दिमाग में जो ख्यालात बना रहे ख्यालात, तो ये ख्यालात बनाना जो है इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा असरअंदाज कर सकता है। इसी की एक और मिसाल इस किताब के अंदर दी गई नर्स की। नर्स कहती है कि यार मैं जिसकी तीमारदारी करता हूँ, जिसकी मैं रखवाली करती हूँ, वो एक बुड्ढा है और वो हर वक्त कीड़े निकालता रहता है और वो कभी भी मेरी मेहनत का शुक्रिया अदा करता ही नहीं है।
करता ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैं हर वक्त गुस्से में रहती हूँ और जब मैं घर पे आती हूँ तो अपने बच्चों को मैं गुस्सा उतारती हूँ। तो स्टीवन कवे ने कहा कि यही तो मसला है, तुम प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव क्या है कि बजाय तौर पर वो उसका काम है गुस्सा करना, वो गुस्सा कर सकता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि तुम इसके गुस्से को जाने दो, लेट इट गो। इससे क्या होगा, फिर जब ये कहते हैं, जब उसको ये प्रोएक्टिव वाला जो मसला जो समझ में आया कि तुम्हारे पास अमल का तो इख्तियार तुम्हारे पास है ना, लोग क्या कर रहे हैं इसका, इसके ऊपर तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो तुम्हें जवाब कैसे देना है, लोगों के गुस्से, तुम्हें अपने आप को गुस्सा नहीं करना है, इसका कैसे करना है कि प्रोएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव करने के बाद उसने कहा कि मैं अब जेल से आज़ाद हो गया। कैसे, कौन सी जेल, गुस्से वाली जेल, कौन सी जेल, घुटन वाली जेल, कौन सी जेल, अपनी इमेजिनेशन जो उसने गलत बनाई हुई थी, उस जेल से मैं अब आज़ाद हो चुकी हूँ। इसी तरीके से हम कहते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो क्या था, वो सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज़ें हैं कि जिसको आप सोच रहे हो यार कि मतलब आपके कंसर्न में है ये चीज़ें ना, आप इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ है जिसको आप चेंज कर सकते हो। लेट्स अज्यूम सर्कल ऑफ कंसर्न मेरा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स, हम लोग सब, हर कोई पॉलिटिक्स के बारे में सुन रहा होता है, सोच रहा होता है मुल्क के पॉलिटिक्स के बारे में क्या होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस हमारा नहीं है उसमें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस शायद हमारे घर वाले हों, अगर आपकी शादी हुई, आपकी बीवी बच्चे होंगे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ें होती हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आप किसी जगह काम कर रहे हो या फिर आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं या टीम है, वो आपको इन्फ्लुएंस में आती है। तो स्टीफन कवी यही कहते हैं यार, अपना फोकस सर्कल ऑफ कंसर्न से हटा के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे लेके आओ। मतलब जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, जिन चीज़ों पे आपकी कहीं चलती है, वो ना, जहाँ पे मतलब वही वाली बात है ना, आपका कुछ चलता नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, आप वही सोचते रहोगे, तो वो एक लूज़र मेंटालिटी है। मतलब लूजर्स ये काम करते हैं कि भाई वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, हमारी कौम का मुझे बड़ा अलमिया लगता है कि हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, अफसोस हो जाता है, हार जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आता। चाहे टीम जीते हारे, ठीक है, वो जीतेगी, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, वो हारेगी, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। सही है, लेकिन हम लोग अपसेट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है जॉबलेस लोग हैं, उनके पास जॉब नहीं है उस टाइप की, मतलब ये एक अलमिया कह सकते हैं। लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं कि जो आपके कंसर्न में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको जहाँ पे हो वहीं पे रहना है, तो फिर सही है भाई, आप मतलब फिर आप जो भी करो, आपकी मर्जी है। तो इसके ऊपर बड़ा हम हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे बात आ रही है, तो इसका दूसरी हैबिट भी तो यही है, बिगिंस विद द एंड इन माइंड। मतलब आप इस पे बताओ। हाँ, बजाय तौर पे तो इसमें वो बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल देते हैं कि यार जब आप मर जाएं तो मरने के बाद आप अज्यूम करो आप फ्यूनरल पे आए, अपने फ्यूनरल पे आए पे, और आप समझ लो कि ना आप मर गए और आप अपने जनाजे पे आए हुए, और आपके दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, ऑफिस के कुलीग आपके बारे में क्या कहते हैं, यही कि सारा दिन क्रिकेट खेलता ये सवाल आप पूछो, अपने आप से पूछो कि भाई आप जब मर जाओगे, लोग आपकी कब्र पे आके क्या कहेंगे, क्या रिव्यू होंगे, क्या कमेंट्स होंगे। तो आपको अपने माइंड में जो भी आप काम कर रहे हो, ये अपने माइंड में सोचना चाहिए कि भाई, और हमारा मतलब दीन भी यही है कि भाई हम लोग कहते हैं ना, आखिरती फसल लगा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं आखिरत में हम लोग एक तरीके से आगे अपने अमाल भेज रहे हैं ना। तो वही बात है कि आप एंड तक सोचो, और अल्टीमेट एंड तो यही है ना कि बंदे को, हर किसी को मरना है, ये एक रियलिटी है, चेंज नहीं कर सकता। तो हैबिट नंबर 2 उसने यही बात बताई है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, इससे सोचो यार मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, सही है। मतलब एक मीम है ना, इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो आपको हर चीज़ काम करने से पहले ये पूछना है, इससे मेरा क्या फ़ायदा, ये चीज़ मुझे कहाँ लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हैबिट नंबर 3 पे चलते हैं। हैबिट नंबर 2 हो गई। हैबिट नंबर 1 प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2 बिगिन विद एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 3 थिंक विन विन। मतलब हम बहुत सारे, हैबिट नंबर 3 विन विन नहीं, हैबिट नंबर 4 थिंक विन विन है। हैबिट नंबर 3 है, जी, हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाँ। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि भाई जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग, मसला ये हम लोग, अब मैं आपसे पूछूं आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोलोगे? मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरा दीन ईमान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही ये हम बात बोलेंगे। लेकिन हमारे जो एक्शन होते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। हम बोलेंगे मेरी हेल्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे होते हैं। हम लोग फैमिली टाइम में भी मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम लोग फैमिली के साथ बैठते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, सही है। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली अलमिया भी है कि हम लोग अपने दीन के बारे में समझ सूझ करने की ना, उसको पढ़ने की, जांचने की वो भी इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी में, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट का उसने बोला है भाई, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके एक्शन भी उसी तरह नजर आने चाहिए। अगर आप बोल लो यार मेरी सेहत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एक्शन से दिखना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मतलब ना हर डेली फ्राइड फ्रूट, आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो,
और आप बोल रहे हो यार मुझे मेरी हेल्थ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम्म, तो आप ये कहते हैं ना काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया, आप काउंटर बात बोल रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसने यही बात बोली है हैबिट नंबर 3 में कि भाई जो आपके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले आप उनके पे फोकस करो। सही है, बाद में लीजर टाइम भी जरूरी है, लीजर टाइम जरूरी है भाई, आप गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वो लीजर टाइम है। इसमें बड़ा अच्छा से आ रहा था कि अगर क्या चीज़ फर्स्ट है जो कि हम कर सके। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि ना पावर क्वाड्रेंट ऑफ, है। यहाँ पे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त पावर ऑफ द फोकस से जो है मेरे एग्जांपल याद आ गई कि यार हम कैसे पता करें कि क्या चीज़ हमें करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी। अपनी जो है वो ब्रिलियंस कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करें कि ये काम के लिए हम बने हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि 3 चीज़ें बताते हैं कि वो कौन सा काम में आपको मज़ा आता है, कौन से काम में आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो जब आपको पता चल गया कि आप इस काम के लिए बने हैं और आपको यही काम करना है, आपको दूसरे फजूल काम नहीं करना है, तो आपने जो है ना प्रायोरिटी प्रायोरिटी जो फोकस है ना उस पर लगा दे। अब फोकस कैसे लगा दे, वो कहते हैं कि भाई अगर आपको पता चल गया कि आपको ये काम करना है और आप इसी काम के लिए ही बने हैं, तो अपना 80% फोकस है ना आप उस पर लगा दे। इस किताब से मैं बता रहा हूँ, फोकस वाली पावर ऑफ द फोकस से। तो 80 या 90% आपको उस जगह के ऊपर लगाना है। अब वो कैसे लगाए, इसके अंदर जो है बाज़ाहिर तौर के ऊपर जो है वो कहते हैं कि भाई कुछ लोग जो है वो स्टार्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं फिनिशर होते हैं। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो आप उसको उस काम में रहें, और जो लोग फिनिशर है जो उस काम को इख्तिताम कर सकते हैं वो काम उसको देते हैं। जो काम जिस काम जिस जो जो बंदा जिस काम के लिए बनाए ना वो काम उसको देते हैं। इसमें एक मिसाल देते हैं कि भाई 4D सोल्यूशन, इस किताब के अंदर मुझे याद आ गया कि डम्प इट, डेलीगेट इट, डेफर इट, डू इट। डम्प इट, जो काम किसी काम के नहीं ना, जो चीज़ आपके काम की नहीं उसको डम्प कर दो। जो काम जो काम आपसे अच्छा दूसरा कर सकता है ना उसको डेलीगेट कर दो। डेफर इट, डेफर रेट का मतलब ये है कि अगर फर्ज कर आपको दूध, डबल रोटी, अंडे तो लाने ही है ना, ये तो आप किसी को नहीं दे सकते, आपको तो लाने ही है। या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप कहते हैं कि नहीं यार अभी नहीं बाद में कर सकता हूँ, तो उसको डेफरेट कर दे, उसका कोई स्केड्यूल बना दे कि यानी ये नहीं आज नहीं, शायद अगर गाड़ी के मैकेनिक के पास जाना है, गाड़ी सही करवानी है, तो आज नहीं मैं कल करवा लूंगा, लेकिन स्केड्यूल बना ले। और डू इट, जो कि आपको करना ही करना है, करना ही करना है वो आप करें। इसमें ये बताते हैं कि भाई जो काम आपका है ना वो आप करें, जो काम में दूसरे बंदे अच्छे हैं ना उसको करने दें। इसके अंदर बड़ा सा बिजनेसमैन हम देखते हैं कि बिजनेस कोई बंदा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो अपना काम जो दूसरों को देना नहीं चाहता। तो इससे क्या होता है कि ना वो कभी वो काम दूसरे बंदे से काम वो अच्छा हो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो काम जो है वो क्या करता है कि हर काम मैं कर लूँ। तो बजाय तौर पे क्या होता है कि वो हमेशा मैस ही होता है। क्या हम एथलीट को देखते हैं, एथलीट क्या होता है अपनी हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं, एक चीज को फोकस करते हैं, 10 चीजों में नहीं जाते। तो यही चीज है जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसके ऊपर करें। पहले उसको पूरी तरह कर लें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाएं। अच्छा ना, हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मतलब ये हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी माइंडसेट ये रहा है कि भाई अगर मेरी जीत होगी तो दूसरे वाले की हार होना ज़रूरी है। सही है, बिजनेस में बड़ा होता है यार, हम लोग क्योंकि मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम शेयर नहीं करते मार्केट में। हम चाहते हैं यार उस साइड से भी मैं खा लूँ, दूसरी साइड से भी मैं खा लूँ। मतलब कहते हैं ना सेलर साइड से भी मुझे कमीशन मिल जाए, बायर साइड से भी कमीशन मिल जाए। मतलब कहते हैं ना हर जगह से मैं हो जाऊँ, मतलब सारे काम मैं कर लूँ। तो ये मैंने देखा, ये जो मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना ये आगे ज़्यादा आगे काम नहीं कर पाते। कंपैरेटिवली वो लोग जो होते हैं ना, कहते हैं यार चलो सही है थोड़ा थोड़ा खाऊंगा लेकिन कांस्टेंट खाता रहूंगा, वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो मैंने ये देखा यार, आपकी जब ये मेंटेलिटी होती है ना कि यार मेरा भी फायदा हो सामने वाले का भी फायदा हो, तो लॉन्ग रन में आपकी बहुत आगे तक जाती हो। तो इसने ये बात बोली है कि भाई आप अपनी स्ट्रेटेजी वैसी बनाओ, ये अपने माइंड से मेंटेलिटी निकालो कि अगर मेरी जीत होगी तो दूसरे वाले की हार होना जरूरी है। ये टॉक्सिक मेंटेलिटी है। सही है, कुछ जगह पे देखो अप्लाई होती है। लेट्स अज्यूम आप किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हो, वो तो मतलब कहते हैं ना एक्सेप्शनल रूल है, मतलब स्पोर्ट्स है जाहिर सी बात है, कोई मैच है कुछ हो तो वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल लाइफ में ये फिलॉसफी होना कि यार मैं अगर आप कहते हैं ना लाइफ इज अ रेस, वो कहते हैं ना वही जो 3 इडियट्स में लाइफ इज अ रेस वाली कॉन्सेप्ट, तो वो मतलब आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। थिंक विन विन में यही बात इसने बोली है कि भाई अपनी फिलॉसफी को चेंज करें और ऐसे सिनेरियोज फाइंड करने की कोशिश करें कि यार आपका भी फायदा दूसरे का फायदा हो। लॉन्ग रन में आपको बहुत आगे जाके फायदा होगा। वन शॉट में जो कह रहे हो छक्के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आउट ही हो जाते हैं। हैबिट नंबर 5 पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो ये आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आप तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि भाई बोलने से पहले समझे पहले इंसान को। सही है, बगैर सोचे समझे बोलोगे आप भारी पड़ जाओगे। सही है, हमारा अलमिया यही होता है ना, हम अपने वही आपने चश्मे की एग्जांपल दी थी कि किसी ने काला चश्मा पहना उसे काली दुनिया दिख रही होती है, किसी ने हरा चश्मा पहना उसको हरी दुनिया दिख रही है। तो आपको दूसरे की आंख से पहले नजरिए से देखना होगा, क्योंकि हम लोग जज बहुत करते हैं, हम लोग जजमेंटल लोग हैं, जजमेंटल कौम है। हम लोग हर किसी को देख रहे होते हैं, अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं।
भाई देखो यार, हर किसी की दुनिया अलग है, हर किसी की पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग हुई है, सर्कमस्टेंसेज अलग हुई है। मतलब आपको नहीं पता वो बंदा किस चीज़ से गो थ्रू हुआ है तो वो इस हालत में है। तो मतलब उसने यही बात बोली है यार, किसी से पहले, किसी के बारे में कमेंट पास करने से पहले, किसी के बारे में कोई राय देने से पहले ये समझो कि भाई उसके साथ क्या हुआ है, उसकी स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करो। ये जो ब्लाइंड आप ओपिनियन लोगों पे डाल देते हो, ब्लाइंड जजमेंट डाल देते हो, ये मसले मसले की बात है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा अलमिया सही रहा है। है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, तुमने जो शादी की बात कर ली तो मुझे जो है ना यहाँ पे अपनी किताब नज़र आ गई कि वाई मैन लाई एंड अ वुमेन क्राई। तो हम अक्सर देखते हैं कि ना औरतें जो है वो नैगिंग कर रही होती है, नोक झोंक कर रही होती है। तो ये क्या है? क्योंकि खुसूसन इस किताब में भी बताया गया है कि औरतों का जो दिमाग होता है ना वो जो है वो एक वक्त में एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। और मर्द जो है हमेशा मोनोसेंट्रिक होता है, एक वक्त में एक चीज़, एक वक्त में एक हदफ। तो अक्सर ये होता है कि कोई औरत आपके पास आती है, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर आपके पास आती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपनी परेशानी लेके आती है। तो वो बजाय तौर पे आप भी ऑफिस से आते हैं तो आपको क्या, मर्दों को चाहिए होता है रिलैक्स। और औरत को चाहती है कि वो बात करे ताकि अपना स्ट्रेस बर्न कर सके। मर्द जो है वो एक कमरे में बैठ के सुकून से अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं, और औरतें बयान करके, गुफ्तगू करके, बात करके अपना स्ट्रेस रिलीज करती है। वायरिंग अगर डिफरेंट है। जो है वो लेकिन क्या होता है कि मर्द आते हैं और फौरन से फौरन तुम्हारे ये वो बताती है कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला हुआ, और कहता है कि वो फौरन सोल्यूशन दे दे, उसकी बात ना सुने ना, तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है वुमेन का। इससे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि औरतें जो है वो नैगिंग वगैरह कर रही होती हैं घरों के अंदर। तो हमने ये देखा है कि भाई औरत बोलती है कि यार मर्द ने जूते वहाँ रख दिए, बिस्तर पर टॉवल रख दिया, घर में गंदगी कर दी, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया, अंडे क्यों नहीं लाया, दूध क्यों नहीं लाया, ये काम क्यों नहीं किया। तो ये औरत की फितरत में है, ये ऐसा होगा। मर्द को ये बात समझना चाहिए। इसके तरीके से अब जो है वो इस किताब के अंदर ये बयान किया गया कि नैगिंग ना करें। नैगिंग के क्या मतलब है? नैगिंग नैगिंग मत। ये है कि नोक झोंक ना करें। क्या इसमें एक टेक्निक बताई गई, मी एंड आई क्या होती है? कि अपनी फीलिंग्स शेयर करें। फीलिंग्स क्या होती है? कि भाई जो है वो औरत ये कहे कि भाई तुमने ना बिस्तर के ऊपर जो है वो अपना टॉवल रख दिया है, तो तुमने तो पूरा का पूरा बिस्तर खराब कर दिया। इससे ये औरत को ये कहना चाहिए, वो ये कहें कि यार तुमने जब 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 तुम टॉवल जो है गीला टॉवल बिस्तर के ऊपर रख देते हो, इससे ये होता है कि जो मेरी जो मेहनत जो है ना वो सारी की सारी रायगा गई, मेरी सफाई की सारी एफर्ट ज़ाया हो गई। तो जब ये अपनी फीलिंग शेयर करेगी ना तो मर्द को लगेगा हाँ ये बात सही करेगी। अगर वो फौरन शो करना शुरू हो, तुमने क्या कर दिया, गीला टॉवल क्यों रख दिया, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम 50 बार बताया, अगर वो ये कहने के बजाय मी एंड आई टेक्निक के ऊपर जाएगी, यानी अपनी फीलिंग शेयर करेगी, तो डिस्प्यूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। चले सही है। हैबिट नंबर 6, साइनर्जाइज। साइनर्जी, साइनर्जी वही कॉन्सेप्ट है, थिंक विन विन, 1+1=3, ये साइनर्जी की इक्वेशन होती है। तो उसमें यही है, जब दो लोग मिल के काम करते हैं ना, तो वो ग्रेटर काम अचीव कर देते हैं इंडिविजुअल। बिल्कुल लेट्स ऐसे ही अज्यूम है। अगर आप अकेले काम करो, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो जो लोगों का इंडिविजुअल रिजल्ट होगा ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। जब हम मिल के काम करेंगे ना, वो कलेक्टिवली ज़्यादा होगा हमारे इंडिविजुअल रिजल्ट से। तो साइनर्जाइज का कॉन्सेप्ट भी वो थिंक विन विन से ही है। मतलब उसको थोड़ा सा ही मतलब आगे पीछे वही सेम चीज़ है वो, कि साइनर्जाइज अपनी, आप लोगों की टीम बिल्ड करो, टीम वर्क में बिलीव करो। इंडिविजुअल एक लेवल तक आगे जा सकता है, उस एक लेवल के बाद उस पर फुल स्टॉप लग जाता है। आप अगर कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, अगर आपको किसी जगह जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाएं, लेकिन अगर आपको किसी बहुत आगे तक जाना है तो आप कहते हैं ना टीम के साथ जाएं। तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइनर्जी भी ये कॉन्सेप्ट बोलता है। और हैबिट नंबर 7, बिल्कुल जो हमारी लास्ट हैबिट है, बिल्कुल। शार्पन द The सॉ। saw। शार्पन द सॉ बेसिकली ये बात बोलता है, पेरिटो प्रिंसिपल वाली बात बोलता है, कि आपके जो मेजॉरिटी रिजल्ट्स आते हैं वो 20% चीज़ों से आते हैं। मतलब इसमें इसने एग्जाम्पल दिया, एक बंदा दरख्त काट रहा है और दरख्त उसे कट नहीं रहा, और एक बंदा उसे आके बोलता है यार दरख्त तुम आसानी से काट पाओगे अगर तुम जो जिससे काट रहे हो ना, धार अपनी तेज कर धार दो। तेज कर लो। तो वो हंसता है, समझता नहीं है। तो शार्पन द सॉ में उसने ये बात बोली है कि आप खुद एक मशीनरी हो अपनी ना, तो आपको अपनी माइंड हो गया, बॉडी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, इस पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है। क्योंकि अगर आप इस पे वर्क नहीं करोगे ना, तो आप ये बाकी काम नहीं कर पाओगे। तो उसने हैबिट नंबर 7 को इस तरह रिलेट किया कि अगर ये पुरानी हैबिट्स करना चाहते हो, तो आप जो खुद एक मशीनरी हो, आपको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करोगे ना, तो आप ये जो बाकी हैबिट्स है इसको नहीं कर पाओगे। तो ये सारी हैबिट्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और इस बुक की खूबसूरती यही है कि ये बुक मतलब ना आपको एक पजल की तरह सॉल्व होती है। मतलब हर हैबिट को इसने दूसरी हैबिट से लिंक किया हुआ है, और एंड में आके मतलब एक पूरी बुक ना ये आपकी एक मिस्ट्री कह लें, पजल सॉल्व हो जाता है। तो ये आज का हमारा 7 हैबिट्स का बुक रिव्यू था। आई होप आप लोगों ने इससे कोई लर्निंग की होगी। और थैंक यू काजिम, आपने हमें टाइम दिया
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और बुक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। बाकी कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई आपके पास फीडबैक हो, किसी टाइप का भी फीडबैक हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए कि हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।